हेलो फ्रेंड्स, जीडी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट डिजीज जिसका एक नया क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। उस डिजीज का नाम है हिस्बम डिजीज। ठीक है, तो बात करते हैं हिस्बम डिजीज के बारे में। हिस्बम डिजीज होती क्या है? हिस्बम डिजीज जो है वो एक पीडियाट्रिक का टॉपिक है। पीडियाट्रिक की डिजीज है जो कि हम जीआईटी के अंदर पढ़ते हैं। पीडियाट्रिक में भी हम कौन से जीआईटी डिसऑर्डर के अंदर हम हिस्बम डिजीज को पढ़ते हैं। हिस्बम डिजीज को हम एक और नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन। मतलब हिस्बम डिजीज को हम कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं अब हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या होती है हिस्बम डिजीज की बात करें तो क्या है कि जब 12 वीक का गेस्टेशन पीरियड होता है उस दौरान एक सेल का निर्माण होता है, एक नर्व सेल का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है गैंग्लियोनिक नर्व सेल। ये गैंग्लियोनिक नर्व सेल क्या करती है? ये गैंग्लियोनिक नर्व सेल हमारे इंटेस्टाइन को क्या करती है? नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको क्या करती है? नर्व सप्लाई करती है। जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी मसल्स को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो क्या होता है जब इंटेस्टाइन को नर्व सप्लाई मिलती है, जब इंटेस्टाइन की मसल्स को नर्व सप्लाई मिलती है तो क्या होता है? इनके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं। गैंग्लियोनिक नर्व सेल क्या करती है? हमारे इंटेस्टाइन की मसल्स को नर्व सप्लाई करती है, जिसकी वजह से मसल्स, जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स है उनमें वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे तो क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं तो क्या होता है? जो फूड कंटेंट है, जो फूड पार्टिकल्स है, वो आगे की तरफ क्या करता है? मूव फॉरवर्ड करता है। फूड पार्टिकल्स क्या करता है? फूड पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ क्या करता है? मूव फॉरवर्ड। जो भी फूड पार्टिकल्स है वो क्या करता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है, ये यहाँ की जो इसकी जो यहाँ पे मसल्स होती है, तो जो भी फूड पार्टिकल, जो भी कंटेंट, जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीज है वो यहाँ पे आती है, तो क्या होता है? जब वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन इनके मसल्स के अंदर होता है तो ये फूड पार्टिकल्स आगे की तरफ क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर वो जो भी पार्टिकल्स है फिर आगे जाके स्टूल का फॉर्मेशन करके फिर एनएस के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? पेरिस्टालिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है? ये फूड पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो क्या होता है इस डिजीज में? तो बात करते हैं कि गैंग्लियोनिक नर्व सेल जो है वो किस तरीके से हमारे इंटेस्टाइन को नर्व सप्लाई करती है। तो गैंग्लियोनिक नर्व सेल क्या करती है? ये क्या करती है? आगे जाके दो प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करती है। एक प्लेक्सेस का नाम है ऑर्बैक प्लेक्सेस और एक प्लेक्सेस का नाम है मिजनर प्लेक्सेस। ये जो ऑर्बैक प्लेक्सेस है ये हमारे इंटेस्टाइन की मस्कुलर लेयर में पाया जाता है, और जो मिजनर प्लेक्सेस है ये हमारी सब म्यूकोसल लेयर में पाया जाता है। जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स है, मतलब जो लेयर है, सब म्यूकोसल लेयर और मस्कुलर लेयर है, उनके अंदर ये प्लेक्सेस पाए जाते हैं। ये प्लेक्सेस होते हैं क्या है? ये प्लेक्सेस क्या होते हैं कि बहुत सारी नर्व्स मिलकर एक गुच्छा बनाती है, उसी को हम प्लेक्सेस कहते हैं। कि मतलब बहुत सारी नर्व्स का कलेक्शन होकर एक गुच्छा बनना क्या कहलाता है? प्लेक्सेस कहलाता है। तो बहुत सारी गैंग्लियोनिक नर्व सेल आगे जाके प्लेक्सेस बनाती है, ऑर्बैक प्लेक्सेस और मिजनर प्लेक्सेस। ये दोनों प्लेक्सेस जो है वो हमारी इंटेस्टाइन की मसल्स को क्या करती है? इंटेस्टाइन की मसल्स में पाए जाते हैं, और इनके थ्रू हमारे इंटेस्टाइन की मसल्स को क्या मिलता है? नर्व सप्लाई मिलती है। मतलब गैंग्लियोनिक नर्व सेल आगे जाके प्लेक्सेस बनाती है, और ये प्लेक्सेस हमारी मसल्स को क्या करते हैं? इंटेस्टाइन की मसल्स को क्या करते हैं? नर्व सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, फूड पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड होते हैं और फिर जो है स्टूल की तरफ बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है।
ठीक है। तो होता क्या है कि जब बच्चा 12वीं की गेस्टेशन के पीरियड के दौरान अगर, ठीक है, ये गैंग्लियन नर्व सेल ना बने, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, तो ये क्या करती है कि जो मोस्ट पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन का, लगभग ये क्या है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। तो ये जो गैंग्लियन सेल है डेवलप तो होती है पर उतनी डेवलप नहीं होती है कि जितनी ये लार्ज इंटेस्टाइन की जो लोअर पोर्शन है, जो डिस्टल पार्ट है, जो एंड पार्ट होता है, सिग्मोइड कॉलन हो गया, ठीक है, रेक्टम हो गया, वहां तक क्या कर सके, अपनी नर्व सप्लाई प्रोवाइड कर सके। मतलब ये इतने ऊपर वाले हिस्से जो होते हैं, जो भी अपर पोर्शन होता है राइजिस्टाइन का, तो वहां तक तो ये नर्व सप्लाई प्रॉपर तरीके से पहुंचा पाती है, लेकिन जो डिस्टल पार्ट है, एंड पार्ट होता है, जो सिगमेंट कॉलन है, रेक्टम है, तो यहाँ की मसल तक क्या करती है, ये नर्व सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर पाती है। जब सिगमेंट कॉलन और रेक्टम की मसल्स तक अगर ये नर्व सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पाती है, तो इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होंगे। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होंगे तो ये फूड पार्टिकल जो है, ये फूड पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ क्या होंगे, मूव फॉरवर्ड नहीं होंगे। फिर धीरे धीरे वो क्या करेंगे, इन सेगमेंट कॉलन या रेक्टम के आसपास क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे कलेक्ट होने लगेंगे। तो धीरे धीरे जब वो कलेक्ट होने लगेंगे तो एरिया धीरे धीरे क्या होने लगेगा, नैरो होने लगेगा। और जो नॉन अफेक्टेड पार्ट है, मतलब जो इससे ऊपरी वाला भाग है जो नहीं है अफेक्टेड, वो क्या रहेगा, वाइड रहेगा। क्यों वाइड रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे एरिया, जैसे जैसे भाई कलेक्शन यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, तो ठीक है, ये एरिया तो नैरो हो जाएगा, लेकिन जो और एक्स्ट्रा जो आएंगे, कंटेंट आएंगे, वो ऊपर इकट्ठे होते रहेंगे, और जिसकी वजह से वहां का जो एरिया है वो एनलार्ज होता जाएगा, और ये एरिया धीरे धीरे क्या होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फूड पार्टिकल्स कुछ कुछ कंटेंट जो है एनएस की तो बाहर निकलेंगे, जो कि बहुत देर बाद निकलेंगे, तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ रहेंगे, कलेक्ट रहेंगे, तो जिसकी वजह से ये एरिया नैरो रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जो नॉन अफेक्टेड एरिया है वो क्या रहेगा, वाइड रहेगा। ठीक है, तो अफेक्टेड एरिया जो है वो तो कैसा रहेगा, अफेक्टेड एरिया तो नैरो रहेगा, और नॉन अफेक्टेड एरिया जो है वो कैसा रहेगा, वाइड रहेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हिस्बर्न डिजीज में क्या होता है कि हिस्बर्न डिजीज में गैंग्लियन नर्व सेल है जो है, इसका प्रॉपर तरीके से क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता, फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये नर्व सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पाती। कहाँ नहीं प्रोवाइड नहीं कर पाती, ये जो डिस्टल पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां पे ये नर्व सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मसल्स जो है जो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रेक्शन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड नहीं होता, और वही कंटेंट वहीं पे इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से एरिया जो है वो वहां पे क्या होने लगता है, ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है। तो यहाँ पे जो है वो एरिया कैसा होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा अपने को। कैसा क्या देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपने को देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या कॉन्स्टिपेशन अपने को देखने को मिलेगा। ये कंडीशन हिस्बर्न डिजीज के अंदर देखने को मिलती है कि भाई नर्व सेल जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो डिस्टल पार्ट है कॉलन का, वहां पे प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या बात है, दिक्कत क्या हुई कि गैंग्लियन सेल जो है वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाती है। तो बात करें अगर इसकी हम डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन ये है कि कंजेनाइटल absence of ganglionic cell in the distal part of large intestine। वो भी कौन सा डिस्टल पार्ट, सिग्मोइड कॉलन एंड रेक्टम। इस एरिया में मोस्टली कंडीशन ये गैंग्लियन सेल जो होती है वो पूरी तरह से एब्सेंट, मतलब प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से दैट लीड्स टू कॉज, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट लीड्स टू कॉज, इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। कॉन्स्टिपेशन एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। कारण की बात करें हम, उसके कॉजेस क्या होंगे इसके, कि भाई ये हिस्बर्न डिजीज होती है वो किस वजह से होती है। तो बात करें इसकी कॉजेस की बात करें तो क्रोमोसोमल ऑबनॉर्मलिटी की वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है।
और मोस्टली कौन सा क्रोमोसोम, मोस्टली जो है 21वां क्रोमोसोम जो रहता है उसके अंदर कोई डिफेक्ट आने की वजह से या जीन में कोई हेरा फेरी होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और 21वें क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 21वें क्रोमोसोम को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। मतलब इस जीन क्रोमोसोम के अंदर, 21वें क्रोमोसोम के अंदर कोई जीन प्रॉब्लम होने की वजह से या कोई ना कोई डिफेक्ट होने की वजह से हमें कहीं ना कहीं हिस्बर्ग डिजीज देखने को मिलती है। इसके अलावा 10th हो गया, 15th क्रोमोसोम है, इनमें भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट होने की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट का कारण की बात करें तो इसके अलावा एक और कॉज है जो हमें देखने को मिलता है, तो वो है वार्डनबर्ग सिंड्रोम। वार्डनबर्ग सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें भी जीन का म्यूटेशन होने की वजह से देखने को मिलता है। जीन म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है या जो बच्चा है, जो पर्सन जिसको हिस्बर्ग डिजीज हो रखी है, उसके अंदर अपने को हियरिंग लॉस देखने को मिलती है। हियरिंग लॉस और आंखें जो है वो ब्लू एंड ब्राउन देखने को मिलेगी, ब्लू ब्राउन आईज देखने को मिलती है। वार्डनबर्ग सिंड्रोम में होता है क्या है कि जीन म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से जो पेशेंट है, जो बच्चा है जिसको ये डिजीज हो रखी है, उसके अंदर हियरिंग लॉस और ब्लू ब्राउन आई देखने को मिलती है। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, वार्डनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके कारण कि भाई एक तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से, जिसमें 21वां क्रोमोसोम जो है वो मेन कारण है इसका डाउन सिंड्रोम। अगर कोई कारण पूछे कि भाई हिस्बर्ग डिजीज जो है वो मोस्टली किसकी वजह से होता है, तो डाउन सिंड्रोम की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा वार्डनबर्ग सिंड्रोम भी इसमें देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हिस्बर्ग डिजीज देखने को मिलती है। तो ये तो गए इसके कारण और डेफिनेशन की। बात करें अगर इसकी हम साइन एंड सिम्टम्स की, तो हमने बात की थी कि गैंग्लियन सेल क्या होगी, अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी लार्ज डिस्टल पार्ट में, अगर वो नर्व सप्लाई नहीं कर पाएगी तो जो कंटेंट है वो आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो सिम्टम की बात करें तो जैसे हम बात करें कि ये मान लीजिए सिग्मोइड कॉलन जो है एरिया, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन है और ये रेक्टम है, जहाँ पे क्या हो रही है, नर्व सप्लाई प्रोवाइड नहीं होने की वजह से कंटेंट जो है यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, तो जिसकी वजह से एरिया जो है वो डिस्टेंट हो रहा था। क्या हो रहा था, डिस्टेंशन देखने को मिल रहा था, मतलब अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल रहा था। तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, अब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब जब अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा तो पर्सन को पेन भी होगा, तो अपने को अब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा अगर बच्चा जो है फेलियर टू पास आउट मेकोनियम विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी होने के 48 घंटे के अंदर तक बच्चा जो है मेकोनियम को पास आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कंटेंट है वो यहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो आगे की तरफ जो है वो पास आउट नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चा जो है डिलीवरी होने के 48 घंटे तक भी क्या है, मेकोनियम को क्या है, पास आउट नहीं कर पाता। मेकोनियम क्या स्टूल है, जो स्टूल जो बच्चों के अंदर जो फिटस के अंदर हम जो वर्ड यूज करते हैं स्टूल के लिए, वो मेकोनियम होता है। तो मेकोनियम जो है वो स्टूल जो है वो पास आउट नहीं कर पाता 48 घंटे के, डिलीवरी होने के 48 घंटे के अंदर अंदर। तो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मूवमेंट, वैशनिक मूवमेंट नहीं होने की वजह से, प्रॉपर नर्व सप्लाई ना होने की वजह से कंटेंट जो है वो यहीं पे कलेक्ट हो रहे हैं, स्टूल जो है वो यहीं कलेक्ट हो रहा है, वो आगे की तरफ जो है वो एनएस की तरफ जो है वो पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक और साइन अपने को देखने को मिलेगा कि बच्चा जो है वो मेकोनियम को पास आउट नहीं कर पा रहा है। रीजन आपको पता है क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि कलेक्शन हो गया स्टूल को वहां पे और वो आगे पास आउट नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा और क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसके अलावा बच्चे को वोमिटिंग होगी। वोमिटिंग कैसी होगी, तो वोमिटिंग जो है वो बाइल स्टेल वोमिटिंग देखने को मिलेगी, बाइल स्टेन वोमिटिंग देखने को मिलेगी। क्यों वोमिटिंग देखने को मिलेगी बाइल स्टेन, क्योंकि जो कंटेंट है वो यही इकट्ठे हो रहे हैं, वो आगे की तरफ नहीं जा रहे, तो धीरे धीरे कंटेंट यहाँ कलेक्ट होते जाएंगे और कलेक्ट होते जाएंगे। जैसे बच्चा जो है कुछ भी खाएगा तो वो धीरे धीरे यहीं कलेक्ट होता रहेगा, तो वो क्या होंगे, वापस रिवर्ट बैक होंगे, रिगर्जिटेट होंगे वो कंटेंट, और जो जब वो रिवर्ट बैक रिगर्जिटेट होंगे तो वो वोमिटिंग के थ्रू क्या होंगे, मुंह से बाहर आएंगे। तो कैसा वोमिट आएगा, बाइल स्टेन, मतलब जो बाइल जूस है जो यहाँ कलेक्ट हो रखा है वो वोमिट के थ्रू क्या होगा, बाहर आएगा। तो बाइल स्टेन वोमिटिंग अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा अपने को एक और सिम्टम देखने को मिलता है जिसका नाम है रिबन लाइक स्टूल। रिबन लाइक स्टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिबन लाइक स्टूल कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है। तो रिबन लाइक स्टूल जो है वो हमें हिस्बर्ग डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। होता है क्या है कि रिबन लाइक स्टूल का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे
नॉर्मली अपने को स्टूल कलेक्ट हो रखा होता है। तो बच्चा जब प्रेशर के साथ या बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जब स्टूल पास आउट करने का करेगा तो कुछ मात्रा में स्टूल जब बाहर निकलेगा तो वो कैसा निकलेगा, रिबन लाइक स्टूल निकलेगा, एकदम धागे जैसा स्टूल जो है अपने को देखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चा जो है वो प्रेशर के साथ अगर ट्राई करने की कोशिश करेगा तो कुछ स्टूल जो है, कुछ मात्रा में जो स्टूल है वो निकलेगा बाहर, तो वो कैसा निकलेगा, तो वो रिबन लाइक स्टूल अपने को देखने को मिलेगा बाहर। तो रिबन लाइक स्टूल हमें कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, तो रिबन लाइक स्टूल जो है वो हमें हिस्बर्ग डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है जैसे जैसे, तो जो इंटेस्टाइन है वो वाइड हो रही है, डिस्टेंट हो रही है, तो जिसकी वजह से अपने को अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा तो पर्सन के अंदर पेन होगा। इसके अलावा बच्चा जो है मेकोनिम को पास आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टूल जो है वहीं कलेक्ट हो रहा है, आगे की तरफ पास आउट हो नहीं रहा है, तो मेकोनिम को भी बच्चा पास आउट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे को वोमिटिंग होगी और रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें हम इसके डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस की बात करें अगर हम इसमें, तो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अपन। ठीक है, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की अपन। ठीक है, हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्री देखेंगे कि कहीं फैमिली में किसी को वो तो नहीं रखा पहले से, किसी को हिस्बर्ग डिजीज तो नहीं रखा मम्मी फैमिली, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री की स्पॉज को हिस्बर्ग डिजीज के कहीं ना कहीं कारण बनती है। 5 या 10% फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी बच्चों के अंदर अपने को हिस्बर्ग डिजीज देखने को मिलती है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसके अलावा अपन एक्सरे कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं। इनमें क्या होगा कि अपने को क्या देखने को मिलेगा, अपने को जो एरिया है, जो अफेक्टेड एरिया है वो अपने को मेगा कॉलन लार्ज देखने को मिलेगा। अफेक्टेड एरिया जो है वो अपने को कैसा देखने को मिलेगा, लार्ज देखने को मिलेगा, वाइड देखने को मिलेगा, मेगा कॉलन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपन जो कंफर्म डायग्नोसिस जो है इसका, जिसकी वजह से हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये हिस्बर्ग डिजीज है, तो कंफर्म जो डायग्नोसिस है वो क्या है, रेक्टल टिश्यू बायोप्सी। क्या है, रेक्टल टिश्यू बायोप्सी। इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जब हम बायोप्सी लेंगे और बायोप्सी लेके जब हम चेक करेंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, अपने को एब्सेंट देखने को मिलेगी। क्या, गैंग्लियोनिक सेल जो है वो अपने को क्या मिलेगी, एब्सेंट देखने को मिलेगी। गैंग्लियोनिक सेल जो होगी वो अपने को एब्सेंट देखने को मिलेगी। इस तरीके से हम क्या, रेक्टल टिश्यू बायोप्सी के थ्रू हम क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि ये क्या जो है हिस्बर्ग डिजीज है। ये तो था इसका डायग्नोसिस। बात करें हम इसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट की बात करें तो बच्चे को जो है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन लेक्सेटिव यूज कर सकते हैं ताकि स्टूल को पास आउट करने के लिए हम हाई फाइबर डाइट या लेक्सेटिव यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपन सर्जरी की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोलोस्टोमी कैसी करेंगे, हम टेम्पररी कोलोस्टोमी करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो ज्यादा एज में नहीं होगा, तो हम बड़ी सर्जरी ज्यादा नहीं कर सकते, तो हम छोटा मोटा कोई जो है कट लगाने की कोशिश करेंगे, तो हम टेम्पररी क्या करेंगे, कोलोस्टोमी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो नॉन अफेक्टेड एरिया जैसे ये तो एरिया जो है वो अफेक्टेड है। ठीक है, जो नॉन अफेक्टेड एरिया है वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे ये नॉन अफेक्टेड एरिया है, तो नॉन अफेक्टेड एरिया में हम क्या करेंगे, एक ओपनिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक ओपनिंग करेंगे, स्टोमा क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, स्टोमा क्रिएट करेंगे, और उस स्टोमा के थ्रू अपन क्या करेंगे, स्टूल को क्या करेंगे, पास आउट करवाएंगे। ठीक है, उस स्टोमा के थ्रू अपन क्या करेंगे, स्टूल को क्या करेंगे, पास आउट करवाएंगे। हम क्या करेंगे कि मतलब एक स्टोमा क्रिएट करेंगे, एक ओपनिंग करेंगे, और उस ओपनिंग के थ्रू अपन क्या करेंगे, उस स्टूल को पास आउट कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो मेन सर्जरी है वो हम करेंगे रेक्टो सिग्मोइडेक्टोमी, जिसे अपन पुल थ्रो प्रोसीजर भी कहते हैं, पुल थ्रो सर्जरी या प्रोसीजर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे जो अफेक्टेड एरिया है, जैसे ये अफेक्टेड एरिया है, ठीक है, ये आगे एनएस आ गया। ठीक है, तो जो अफेक्टेड एरिया है इसको क्या करेंगे, अपन कट करके रिमूव कर देंगे, और जो नॉन अफेक्टेड एरिया है उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली एनएस से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब पुल करके इसको क्या करेंगे, एनएस से जोड़ देंगे, पुल करेंगे, पुल थ्रो करके अपन क्या करेंगे, एनएस से इसको क्या करेंगे, इसको एनएस से अपन क्या करेंगे, अपन इसको एनएस से क्या करेंगे,
कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी को अपन ने क्या नाम दिया गया है, पुल थ्रो प्रोसीजर, मतलब रेक्टो सिग्मोइडेक्टोमी। डेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को क्या कर रहे हैं अपन, रेक्टम और सिग्मोइड कॉलन को रिमूव करके ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है नॉन अफेक्टेड एरिया, उसको क्या करेंगे, एनएस से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। इसी को अपन रेक्टो सिग्मोइडेक्टोमी कहा गया, जो कि पुल थ्रो प्रोसीजर है। तो पुल थ्रो प्रोसीजर या जो सर्जरी है वो किसमें की जाती है, हिस्बर्ग डिजीज में की जाती है, ठीक है। ये था हिस्बर्ग डिजीज, ठीक है। थैंक यू सो मच।